तो फिर उनको कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? सुना कि जनाब 7 घंटे 11 सियासी जमातें बैठी हैं और कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। बड़े बड़े शेर जो हैं वो हुकूमत में मौजूद हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो बता रही है कि ये तो बहुत ही मुर्दार शेर है, बहुत ही बीमार शेर है, बहुत ही कमज़ोर शेर है, बहुत ही बुज़दिल शेर है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, इन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे बहुत ही अहम 3 गेस्ट हैं, लेकिन उससे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे साथ जो मैं गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं शेख वक़ास अकरम साहब। शेख वक़ास अकरम साहब पीटीआई को प्यारे हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनका शुक्रिया, एक तो उनको मुबारकबाद, दूसरा उनको शुक्रिया कि उन्होंने ज्वाइन किया। मेरे दूसरे गेस्ट हैं इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। और मेरे तीसरे गेस्ट हैं अब्दुल्ला गुल साहब, तज़ियाकार हैं। आपका ये बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले जनाब आ जाता हूँ इनामुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ आ जाता हूँ। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे बात शुरू करता हूँ और वो यूँ करता हूँ कि कल 7 घंटे इत्तेहादियों की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो अंदर की न्यूज़ है वो ये है कि उन्होंने तय कर लिया है कि जी इमरान खान की जो सियासत है वो इंतशार की सियासत है और इस सिलसिले में दहशतगर्दी के हवाले से बहुत सारे सबूत हैं। अब वो कहते हैं कि जी ऐसी सूरत हाल में पीटीआई अब एक सियासी जमात नहीं बल्कि दहशतगर्दी की जमात बन गई है और ऐसी जमात को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। क्या आप भी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि वाकई पीटीआई जो एक बड़ी सियासी जमात है वो अब एक दहशतगर्द तंजीम बन गई है? आप क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम काफी अरसे बाद मिल रहे हैं। जी सर। और इस प्रोग्राम या आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपके साथ बैठी हुई खूबसूरत शख्सियत जिसका नाम शेख वक़ास साहब है, शेख वक़ास अकरम साहब को, उनको मैं काफी हद तक मेरी नॉलेज में उनकी पर्सनैलिटी, उनकी आदत, उनकी अतवार, सारा कुछ, और जब से मैंने सुना है ना कि शेख वक़ास अकरम साहब तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, तो खुदा की कसम, मैं ऑनेस्टली एक बात कर रहा हूँ, अभी नमाज पढ़ के बैठा हूँ कि शेख साहब का पीटीआई में जाने का मुझे इंतहाई बड़ा दुख हुआ। इसलिए नहीं कि मेरे मुखालिफ हैं पीटीआई वाले, इसलिए कि शेख वक़ास अकरम की पर्सनैलिटी किसी लिहाज से पीटीआई के साथ सूट ही नहीं करती। काश कि मैं अपने सारे वो अपनी नॉलेज, अपनी मालूमात, अपनी वो सारी चीजें वक़ास अकरम साहब का रख देता तो मुझे ये अफसोस बाद में न करना पड़ता। सवाल ये पैदा होता है, अब सिर्फ इतना ही है, अल्लाह जहाँ राह पिया जाने से, अल्लाह पिया जाने से वक़ास पिया जाने, वो तो अब वो इनके ही है, मैं अब क्या कह सकता हूँ। एनी हाउ, देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपको बताऊं, अगर सियासी तौर पे देखा जाए या खानदानी तौर पे देखा जाए तो पूरी फैमिली के अंदर हम 2 बंदे हैं जो इसको करीब से जानते हैं। करीब से तो सारे जानते होंगे, लेकिन वो जिन्होंने ओपनली मार्केट के अंदर उसको देखा है, हर मार्केट के अंदर, सियासी मार्केट के अंदर भी, जवानी की मार्केट के अंदर भी, क्रिकेट की मार्केट के अंदर भी, और हाई सोसाइटी की मार्केट के अंदर भी, उसमें मैं हूं। सियासी मार्केट में और सियासी शुरुआत में और कुछ चीजों में वो शख्स है हाफिजुल्लाह खान, मेरा बड़ा भाई। डॉक्टर साहब, भाई यह करने वाली शौकत खानम की पहली ईंट अगर किसी ने रखी थी ना, उसका लोगो मैंने बनाया था, शौकत खानम का। यानी कि इस हद तक हम
हर चीज को देखभाल के चलते थे। इमरान खान साहब सियासत से बड़ी नफरत करते थे। मैं 93 में जब पहली दफा एमपीए बना तो इमरान खान साहब इंतहाई हर लिहाज से बैठते उठते कोई न कोई बुराई सियासत की या मुझे रोकना या सियासत के, क्योंकि मेरे वालिद साहब सियासत में, इमरान के वालिद साहब इंजीनियर थे, वो अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ में थे, तो इमरान और इमरान के वालिद साहब का सियासत से कोई तल्लक नहीं था। मेरे वालिद साहब का और मेरे छोटे चाचा का सियासत से तल्लक था अमानुल्लाह खान न्यायी साहब का। तो ये काफी ज्यादा मुखालफत और ज़हनी तौर पर नफरत रखता था सियासत के साथ। मैं बड़े अरसे बाद टीवी पे आ रहा हूँ। सिर्फ सियासत से या सिर्फ सियासत से? हमने तो सर इनको ये भी देखा है कि इन्होंने फौज से भी बड़ी नफरत रखी है। सर नहीं, वो एक अलग इशू है, वो इसकी एक अलग मेंटेलिटी है। मैं अगर ये बातें शुरू करूं कि आपके 4 प्रोग्राम पूरे नहीं पड़ेंगे। हाँ सर, मुझे पता है मुझे पता 4 है। प्रोग्राम पूरे नहीं पड़ेंगे। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है अभी। अच्छा, मेरे पास 5 मिनट, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, सवाल ये पैदा होता है जी सर, सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क के अंदर एक बड़ी खौफनाक दौर की तब्दीली शुरुआत हो चुकी है, उसकी आने की, बहुत खतरनाक दौर की। और उस खतरनाक दौर के अंदर जो सरबराह इमरान खान साहब सरबराह की हैसियत से सामने आ रहे हैं ना, जिनकी मेंटेलिटी या जिनकी अपनी जात के अलावा आज तक जिंदगी में दूसरी चीज कोई कंसिडर ही नहीं हुई उसकी लाइफ में, माँ बहन भाई बाप कोई भी है, दुनिया का कोई रिश्ता कोई चीज उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। आज अगर पाकिस्तान के ऊपर एटम बम फेंक दिया जाए और इमरान खान से पूछा जाए जी आप, वो कहेगा मेरा हिस्सा किधर गया। वो ये नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, वो कहेगा मेरा हिस्सा किधर गया, जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दूसरी बात, पीडीएम की सारी जमातों को मैं कह देना चाहता हूं, पैगाम कान खोल के सुन ले, अभी तक इमरान का आपने 10, 15, 20% फेस देखा है। ओह माय गॉड। अभी 80% फेस इमरान का सामने आना बाकी है। ओह माय गॉड। मैं डॉक्टर साहब के दिन पर्सनल मुलाकात में मैं आपके सामने वो हकीकतें रखूंगा जिनको इमरान तो छोड़ दुनिया का कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। आई एम विटनेस टू दैट। आई विटनेस। इमरान साहब से पूछें अज़ाबिल नाइट क्लब कौन सी जगह थी और कौन होता था वहां पे और किसकी मीटिंग होती थी 93, 94 में। ये फंडिंग कहां से हुई है? गोल्ड स्मिथ ने कितने अरब रुपए पाकिस्तान में किस जरिए से भिजवाया है? पूछ के बता दे मुझे इमरान से। इमरान का तलक उस फैमिली में किससे पहले पैदा हुआ ये भी बता दें। अज़ाबिल नाइट क्लब के अंदर जो लंदन का टॉप का सेंटर नाइट क्लब है जिसमें हम जाया करते थे, उसमें किसका हेडक्वार्टर था? गोल्ड स्मिथ किसको हेड करता था? मुझे पूछ के बता दें। क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी जिसके बड़े खौफनाक बैकग्राउंड के साथ ये शुरू होती है। मैं आज तक इसलिए नहीं बोला कि ये कुछ ऐसी चीज थी मेरे पास पर्सनल लेवल पे थी। मैं इंटरनेशनल लेवल पे आके इसको चैलेंज कर सकता हूं और करूंगा। मैं इसको स्ट्रिप ऑफ करूंगा इन चीजों में जो चीज अभी तक हिडन आ रही हैं। कब करेंगे सर? अब तो जिस दिन डॉक्टर साहब हुक्म करेंगे मैं कर दूंगा। नहीं सर, मैं क्यों हुक्म करूंगा सर? ये तो हम तो सवाल करेंगे कि आप जब बता रहे हैं कि 10% अभी इनकी या 20% ये हमें फेस नजर आया है, जिसके बारे में पीडीएम का कहना है कि ये एक दहशतगर्द तंजीम के सरबराह हो गए, तो अगर 80% आपने खोल दिया तो क्या होगा? मैं आगे बात करूंगा। मैं जरा सा शेख वकास साहब की तरफ भी चलूं। नए आए हैं पीटीआई। मैं खुद शेख वकास साहब को सुनना चाहूंगा। जी सर, पीटीआई में आए हैं, नए आए हैं,
जाहिर है। अच्छा शेख वक़ास साहब, मैं आपके सामने एक सवाल ज़रूर रख दूं। जो आपने सुना होगा कि इस वक्त पीडीएम की 7 घंटे की जो उसमें हुई है, अब ये जॉइंट सेशन जो है वो करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में, क्या क्या फ़ैसले करने जा रहे हैं। कुछ हमारे पास गुनसुन है लेकिन मैंने अभी रोका हुआ है। आपसे सर गुजारिश है, क्योंकि आपने पीटीआई ज्वाइन किया है, क्या वजूहत है कि इमरान खान साहब ना रूल ऑफ लॉ को मान रहे हैं, ना हुकूमती रिट को मानते हैं, ना रियासती रिट को मानते हैं, ना अदालती फ़ैसले को मानते हैं, ना उसके अलावा वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे अपने लोगों के ज़रिए हमले करा रहे हैं। और अब तो सर बात यहाँ तक चली गई है कि अब वो ख़ुद फ़ौजी अफसरों को, ख़ास तौर पे जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, पहले से पसालार के साथ जो कुछ किया वो तो सब पता है आपको, मौजूदा आर्मी चीफ़ के साथ जो हो रहा है यहाँ और बाहर, इमरान खान रोक नहीं रहे और ख़ुद उन्होंने बहुत संगीन गालियाँ दी हैं। सर ये कहाँ ले जा रहे हैं इमरान खान मुल्क को? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि खान साहब वो हुकूमती रिट नहीं मानते, अदालतों के फैसले नहीं मानते, स्टेट की रिट नहीं मानते। मैं बसद एहतराम इससे इख्तलाफ करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर इस वक्त 100 से ज़ायद मुकदमात हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ उनको अदालत बुलाए वो वहाँ पे पहुँचे। पिछले एक हफ्ते के अंदर वो मुतअद्दिद बार जो है लाहौर और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे हैं। कई जगह पे सिक्योरिटी कंसर्न्स थी, वहाँ पे हाई कोर्ट 2 जगहों पे एप्लीकेशन थी उनकी सिक्योरिटी के लिए, वो उन्हें नहीं मिल सकी। आज वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के साथ वो वहाँ पे पहुंचे। तो अगर कोई ये कहता है कि वो अदालती फैसले नहीं मानते, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी नामुनासिब बात होगी। जब आप पे 100 मुकदमे हों और आप पे 100 पर्चे हों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जिलों में हों, तो कहीं आप पहुंच सकते हैं और कहीं नहीं। और दूसरी एक और बात बता दूँ, टीवी के ऊपर कोई नहीं बताता, वो बात यह है कि जिस वक्त आप सियासत के ऐसे भंवर में फंसे हुए हों और आप पे इस किस्म की एक हुकूमत लागू हो, तो वो फिर आपकी लीगल टीम, आपके लॉयर्स ये डिसाइड करते हैं कि आपकी लीगल स्ट्रैटेजी क्या होगी, कहाँ पे आपने पेश होना है, कहाँ पे जज से आपने रिलीफ मांगना है, कौन सी अदालत में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी में आप जो है वो इस्तिस्ना मांग सकते हैं। ये सारी स्ट्रैटेजीज, आपका क्या ख्याल है बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं कानून पढ़ के आए थे या कोई वकील लगे थे, उनको भी वकील एडवाइस करते हैं और इनको भी वकील एडवाइस करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि लेट दीज लॉयर्स डिसाइड कि कहां से बेहतर तरीके से ये लीगल बैटल जो है अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट वो की जा सकती है। और अभी तो ये जमानतों की बातें चल रही हैं, खान को कहीं सजा तो नहीं हुई ना। इसी मुल्क के अंदर लोग सजा याफ्ता जो है वो 50 रुपए के स्टैंप पेपर में मुल्क छोड़ के चले गए, जिसकी भी नजीर कहीं नहीं मिलती। फिर हम बात सुनते हैं कि कौन सा लाडला और कौन सा नहीं। अगले सजा याफ्ता बंदे जो ने वो जमानता करा के थे पूरे मुल्क के जलसे कर रहे हैं, और जिसको अभी तक कहीं सजा नहीं हुई वो जमानतों के लिए फिर रहा है, प्रोटेक्टिव बेल्स मांग रहा है, उसको कहते हैं कि आपने जलसा कोई नहीं करना। तो ये बहुत सा फर्क है। अच्छा, दूसरी आपने जो बात की, आपने कहा कि जी वो सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमले कर रहे हैं। नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेज 18 की पेशी को 14 को इंश्योर करना चाहते हैं गिरफ्तारी, जबकि वहां की कोर्ट के अंदर एक श्योरिटी बॉन्ड भी जमा करा दिया गया। और वो कोई आम आदमी तो नहीं था, मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन का लीडर था। किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, इस हकीकत से तो कोई वो नहीं ना चुरा सकता। आप एक ऐसे आदमी को जो बार बार अदालतों को कह रहा है कि भाई मैं 18 को पहुंच जाऊंगा, ये मेरा श्योरिटी बॉन्ड है, मैं किधर नहीं नसण लगा, तुम ना परेशान हो, उसके बावजूद आप लश्कर कशी करते हैं, आप वहां जाते हैं। अदालतों में रोज यहाँ पे अदालती इश्तिहारी मफरूज होते हैं, हम लोग थाना कचहरियां करते हैं, ये बातें आपको कोई नहीं बताता। पेशियां आगे हो जाती हैं, पीछे हो जाती हैं, हम टेलीफोन करके कह देते हैं थानेदार को, यार मेहरबानी करिए यहाँ पे पेश हो जाएगा, 2 दिन ठहर जाएंगे। इस तरह होता है एमएनए एमपीएस के नॉर्मल। आप सैकड़ों बंदे लेके वहां पे पहुंच जाते हैं, फिर ऐसे लीडर के घर के बाहर जिसकी यंग फॉलोइंग है, उसका एज ब्रैकेट देखें, जो इमोशनली अपने लीडर के साथ अटैच है। देखें एक डिलेमा है, ये क्यों हजम नहीं हो रहा नून लीग को और जो पीपल्स पार्टी है इसकी क्यादत को। मैं इनामुल्लाह न्यारी साहब को नहीं, मेरे भाई हैं और बड़ा एहतराम का रिश्ता, इनकी बात नहीं कर रहा, मैं इनकी क्यादत की बात कर रहा हूँ। इसलिए इनको नहीं हो रहा क्योंकि मैं इनके साथ मैंने वक्त गुजारा है। जैसे इनाम भाई ने वक्त गुजारा, इनके एक्सपीरियंसेस होंगे, ऑब्वियसली होंगे, मैं क्या कह सकता हूँ, मगर मैंने जो इन लोगों के साथ टाइम गुजारा है, उनके साथ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। होता ये है, और ये गिला करते हैं, गिला ये करते इसलिए साढ़े ते औखा वेला आंदा, साढ़े नाल तो कोई एमएनए एमपी खड़ा ही नहीं होता, दौड़ जाते हैं। एमएनए एमपी दौड़ जाते हैं, वर्कर को तो आप छोड़े ना, जिस तरीके से अपनी हुकूमत में वर्कर को वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत ना दो तो वोट को इज्जत दो, ठीक है जी।
और होता ही है। और कई दफा मियां नवाज शरीफ की पार्टी के साथ ऐसा हुआ है और कई दफा पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा हुआ है कि जब भी उनका एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा हुआ, जब भी टेबल्स टर्न हुए, जब भी बुरा टाइम आया, कोई खलोंदा ही नहीं जे नाल अदालतें जान वास्ते तैयार कोई नहीं, पेशियां ते पेश होने वास्ते नाल तैयार कोई नहीं। अब अगर एक लीडर यहाँ पास आ गया है कि जिसके लोग बिन बुलाए भी और बुलाए भी उसके साथ जाते हैं, उसकी गाड़ी की स्क्रीन और बोर्ड पे लेट जाते हैं, शेल्स खाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके लीडर पे एक हमला हुआ जिसमें उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, तो अब ये पार्टीज को हजम करना चाहिए। ये इनको इसलिए हो रहा कि इनके लिए खड़ा कोई नहीं था हुआ, इनके लिए इनका लीडर, इनका वर्कर लड़ा नहीं था, इनके लिए किसी ने जान नहीं थी दी। वरना जहां पर तक अदालतों के हुक्म ना मानने की बात है, मियां साहब वजीर आजम सन, उससे क्राउड इनके कंट्रोल में था, यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसके ऊपर बंदे चढ़ गए थे जाके। अब जब आप अपोजिशन में हो और आपके साथ थोड़े ना बंदा कोई ना खलोवे तो थोड़ा वर्कर नाल ना टुरे तो इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है। ठीक। सो मैं कहता हूं कि अब आपने पूछा कि ये चीजें किस तरफ को जा रही हैं। सर मैं जरा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा एक सवाल के साथ, ये मैं अगली दफा आपके पास आऊंगा, मैं जरा सा उनको भी ले लूं, अब्दुल्ला गुल साहब को भी। वैसे यहाँ पर एक जुमला कहता हुआ अगर आप इजाजत दें सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने तो सर जेल भी काटी है, फांसी भी सहा है, कोड़े भी खाए हैं, गोलियां भी खाई हैं, बहुत बड़ी तादाद में। मैं आता हूं जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, मैं पर्टिकुलर मैं आता हूं सर, मैं आपको दूंगा मौका, आप बोलिएगा। टाइम जरा कम है, टाइम कम है सर, टाइम देर से, क्योंकि आप लोग देर से जरा बैठे हैं तो मेरे पास टाइम कम है। अब्दुल्ला गुल साहब, अच्छा वन लाइन सर। कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के वर्करों ने लितर भी खाए हैं, कोड़े भी खाए, जेलें भी थे, तो ये दसो ना इक़्तिदार कितने साल झूठे आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, मैंने तो सवाल उठाया था। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं पर्टिकुलरली एक बहुत अहम केस की तरफ आऊंगा, और वो इसलिए भी आऊंगा कि कल मेरे साथ इजाजुल हक साहब थे, वो भी प्यारे हो गए, लेकिन खैर वो कहते हैं मेरी पार्टी अपनी मौजूद है। कल उनके वालिद साहब को जो है वो हमने देखा यूके में किस तरीके से मौजूदा आर्मी चीफ के साथ वहाँ पीटीआई के लोग कर रहे थे, यहाँ वो प्यारे हो गए थे। अब वो मुखालिफिन ज़ियाउल हक के, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, मैंने कभी बेनज़ीर के मुंह से फ़ौजी अफसरों के बारे में या ज़ियाउल हक साहब के बारे में वो अल्फाज नहीं सुने जो इमरान खान साहब ने मौजूदा फ़ौजी अफसरों के बारे में या सिपह सालारों के बारे में अदा किया और उनके लोग अदा कर रहे हैं। सर, आप भी एक फ़ौजी अफसर के बेटे हैं, ये क्या है सर, ये पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक हमने तो नहीं देखा सर, किस तरीके से ये बाहर हो रहा है, क्यों हो रहा है? और इमरान खान बराह रास्त फिर दोबारा फ़ौज को, फ़ौजी अफसरों को, पुलिस के अफसरों को गालियाँ दे रहे हैं सर, क्यों दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके दोनों मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं उनका मैंने मौक़िफ़ सुना, और ख़ास तौर पे न्याज़ी साहब की बातें जो हैं वो काफ़ी होशरुबा थी, बल्कि मेरे ख़्याल में कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। जहाँ तक ताल्लुक़ है, सबसे पहले मैं आज इस ताज़ियत से, इस अफसोस से बात करूँगा कि आज पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर ऑफिसर समेत 4 दीगर जो हमारे अहलकार हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, ISI के ये ब्रिगेडियर थे, ये शहीद हो गए हैं। आवाज डबल हो रही है। अच्छा, आवाज़ सही करो भाई, आवाज़ सही करो अब्दुल्ला गुल साहब की, उनकी डबल आ रही है, इको हो रही है। जी बोले अब्दुल्ला गुल साहब। जी, मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आज पाकिस्तान फ़ौज के एक ब्रिगेडियर ऑफिसर जो कि ISI में थे, अंगूर अड्डा में अपने दीगर अहलकारों के साथ 4 मज़ीद अहलकार जो थे सिपाही रैंक के, वो शहीद हो गए हैं। मैं उनसे ताज़ियत पेश करता हूँ। ये वतन के वो वफ़ादार हैं जो जान जो है वो अपनी पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। सलाम है इन लोगों पर। दूसरी बात मैं जो है वो शेख वक़ास साहब की बात के ऊपर कहूँगा, ये आप बिल्कुल मुझे ऑन रिकॉर्ड मुझे चैलेंज कर लें, 100 से ज़्यादा मुकदमात हो गए। ये आजकल एक रेटरिक बनाया जा रहा है, ये एक मफरूज़ा बनाया जाता है कि जी 100 से ज़्यादा मुकदमात हो गए हैं, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि मैंने आज पूरी तहकीक की है और मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। 36 मुकदमात टोटल हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जो कि हैं बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ, और उनमें से जो है वो 29 जो हैं वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हैं, जिसके अंदर बाकी जो 6 हैं वो पंजाब के हैं और 1 बलूचिस्तान के अंदर है। ये मेरे ख्याल में क्योंकि आदत बन गई है कि हम आज इरशाद भट्टी साहब जो कि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं,
वो भी ये कहने लगे कि जी 100 से ज़्यादा मुकदमात है, क्योंकि ये पहले एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं और फिर उसको इतना आगे लेके जाया जाता है जिसके अंदर बताया ये जाता है कि जी ये वाकई इतना हो गया। और गैर मुल्की इदारे को भी उन्होंने यही कहा कि मेरे ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमात हैं। तो मैं इमरान साहब को चैलेंज करता हूँ इस मीडिया के ज़रिए कि वो बताएं कि वो 100 मुकदमात कौन से हैं। एक बात तो ये क्लियर हो जाए। दूसरी बात जो है आपने कही अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जिस तरीके से ट्रेंड चलाया गया, आज ही की ये बात देख लें। एक तरफ बयानिया ये आता है कि नहीं हम तो अफवाज के मुखालिफ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ब्रिगेडियर ऑफिसर जो शहीद हुए हैं इनके मुतल्लिक ट्वीट आएगा इमरान खान साहब का, पीटीआई की क़यादत इनके घर पे ताज़ियत करेगी, इन जो सिपाहियों के घर पे जाके उनको पुरसा देगी, मैं इंतज़ार करूँगा। दूसरी बात यह है कि जो कुछ बरतानिया में हुआ और जो कुछ दुनिया के अंदर किया जा रहा है, बिलखसूस जो हमारे नए आर्मी चीफ़ हैं जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से जो नैरेटिव बिल्ड किया गया, क्या उसकी तरदीद आई? अगर वो कहते हैं कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है या हमने इसको तरगीब नहीं दी, तो क्या आज तक जो ट्रोलिंग हुई, क्या जनरल सरफराज शहीद के हवाले जो ट्रोलिंग हुई, क्या उसको जो है वो तरदीद किया गया? क्या उन लोगों को जो है वो पकड़ा गया या उनको पार्टी की रुकनियत से मनसूख किया गया या उनके ऊपर जो है वो बाकायदा उनको शो कॉज दिया गया? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसका जो पीछे अहम पहलू है उसको गौर करने की ज़रूरत है। ज़ल्मे खलीलज़ाद का डायरेक्ट पाकिस्तान के मामलात में और सियासत में और पाकिस्तान के अंदरूनी दाखिली मामलात के अंदर इंटरफेयर करना, क्या ये बैरूनी मदाखलत नहीं थी? क्या जो आज कांग्रेसमैन अमरीकी से बात करते हैं टेलीफोन के ऊपर और उनके साथ बाकायदा बातचीत होती है, क्या ये बैरूनी मुदाखलत नहीं है? क्या शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब जो आज ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के साथ और उनके साथ 7 दीगर ममालिक के जो अहलकार थे वो बैठे हुए थे, क्या ये उनके साथ जो मामलात हैं, जब खान साहब के मुताबिक कि आप जो है जब अपोजिशन में हो तो आप जो है किसी डिप्लोमेट से नहीं मिल सकते, गो कि मैं इस बात से इत्तफाक राय नहीं रखता, लेकिन क्या ये बात नहीं है? लेकिन असल बात जो है वो क्यों हो रही है, इसकी वजह यह है कि एक तरफ पीडीएम है जो कि बिल्कुल नाकाम हो गई है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से एक ऐसी सूरत हाल कर दे पैदा जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो ट्रैप हो जाए, और दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई है जो कोई मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने दे रही। और हद यह है कि ऐसे ऐसे अल्फाज आईजी के हवाले से और दीगर अफसरान के हवाले से कहे जा रहे हैं। देखें, बेगैरती वो नहीं होती जो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, बेगैरती वो होती है जो अपनी बात कह के फिर जाते हैं, बेगैरती वो होती है जो अपनी जो वादे वईद होते हैं उनको वफा नहीं करते। मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये जो पीछे आप मामलात को देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो मैं अदलिया के हवाले से बात करूंगा। देखिए सर, मैं आपको अदलिया पे आऊंगा। एक वन लाइनर अगर मैं इजाजत दे दें। देखिए, उनके साथ जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर उन्होंने कई, मेरे ख्याल में कम बिल्कुल अंदाज में, धीमे अंदाज में जो उन्होंने कुछ तनकीद की और वो मुकदमे भुगत रहे हैं, उनको गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, उनको जो है माफियां भी नहीं मिल रही, उनको जो है अदालत डेट भी नहीं दे रही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो है इमरान खान साहब जो है उन्होंने किया। लेकिन लगता है माफियों का सीज़न है और चले जी, आपने अदालत के हवाले से तो की, लेकिन हुकूमत अपने इख्तियारात क्यों नहीं इस्तेमाल करती? उसके पास भी इख्तियार है कि वो इदारों के तहफ़्फ़ुज़ वो भी तो नहीं कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। क्योंकि आप लोग ज़रा देर से आए तो मेरे पास आज टाइम कम रह गया, इसलिए मैं कम टाइम दूंगा। 4-4 मिनट मेरे पास है। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, ऑन एयर एक कमिटमेंट आपसे चाहता हूँ। आपने ऑन एयर बात की है कि आपके पास 80% ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे, तो एक 1-to-1 प्रोग्राम मैं आपसे करना चाहूँगा, वो आपने हमारे साथ करना है इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर। एक, अब आपने शेख वक़ास साहब की गुफ्तगू सुन ली है, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, टाइम कम है, क्या कहेंगे सर आप? डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को वेलकम करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस एक बात का है
मेरा मीडिया से बड़ा पुराना तल्लक है और मैं ना 85 से मीडिया के साथ मुंसलिक रहा हूं और मैं मीडिया के इन एंड आउट सारे जानता हूं। मुझे एक बात का पता है, मैंने जो बातें खोलनी है आपका मीडिया चला नहीं सकेगा। सर ये हम पर छोड़ दें सर, चलाने दें। ये करने दें सर, लाइव प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। चलो मैं आपको मैं बिल्कुल हाजिर हूं आपके लिए हाजिर हूं माशाल्लाह, क्योंकि आप मेरे बड़े आइडियल किस्म के बंदे हैं। बड़ी मेहरबानी। शुरू से आपके वहां से मेरा बड़ा प्यार है। थैंक यू सर। आपके लिए हाजिर हूं और कोई मैं किसी के साथ प्रोग्राम नहीं करूंगा जाके। बस एक बात, दूसरी बात यह है कि वकास भाई को मैं एक बात कहूंगा। वकास भाई, मैं तो होर कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ तो कहूंगा अगो तो खुद पता चल जाएगा की हो रहा है की हो रहा है। पहले आपकी डीलिंग थी सियासी जमातों के साथ, अब आपकी डीलिंग होगी प्ले बॉय के साथ। बड़ा फर्क होता है ना, बड़ा फर्क होता है। ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह ताला खैर करेगा जी, तुसी दुआ करो। अच्छा मसला ये करने वाला कि मैं डॉक्टर साहब एक बात आपको बताऊं, ये पॉपुलैरिटी जो होती है ना, हमने स्टूडेंट लाइफ गुजारी है, हमने भुट्टो की पॉपुलैरिटी से वो देखनी शुरू की है। इसी पाकिस्तान के अंदर कायद आजम की पॉपुलैरिटी का सफर लेके फातिमा जिनाज साहबा के अपना वक्त तक आप सारा देख लें। फातिमा जिनाज साहबा हमारे घर मेहमान मियां वाली में रह चुकी हैं। फातिमा जिनाज साहबा मियां वाली में जलसा करने आ चुकी हैं। उन बिचारी के साथ इसी कौम ने जो कायद-ए-आज़म के फॉलोअर थे उसको उन्होंने क्या किया, एक फौजी डिक्टेटर के हाथों, सारी दुनिया जानती है। भुट्टो से ज्यादा पॉपुलैरिटी, नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलैरिटी आज इमरान के पास पॉपुलैरिटी शिफ्ट हुई है। तो कोई गलत फहमी में न रहे, ये पॉपुलैरिटियां बड़े लिमिटेड टाइम के साथ होती है, लिमिटेड टाइम के लिए होती है। इस कौम को जानता कोई नहीं, ये वही कौम है ना नीले गुंबद में टिवाना कुत्ता हाय हाय, टिवाना कुत्ता हाय हाय, ताजा खबर आई है टिवाना हमारा भाई है। ये इसी मुल्क के अंदर होता रहा है और इसी मुल्क में होगा भी। आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम दे दें और इसको ये जो कह रहे हैं ना वकास भाई साहब, वकास साहब, जनरल मुशर्रफ के दौर में मेरे पास 27 मुकदमे 1.5 महीने में हुए थे और आपने वो जुल्म सितम वो बर्दाश्त नहीं देखा नहीं होगा जो मेरे साथ या मेरे साथियों के साथ मुशर्रफ दौर में हुआ था। जो सेल था ना, पानी से भर दिया गया था और पूरी रात ऊपर से पंखा, ठंड, पूरी रात पानी में न बैठ सकते थे न लेट सकते थे। मेरी कमर से 3 महीने तक काला रंग नहीं उतरा था लाठियों का, नंगी जमीनों पे सुलाया जाता था। इन्होंने तो देखा ही क्या है, ये तो अभी मौज में फिर रहा है, प्ले बॉय बना फिर रहा है। इस प्ले बॉय को मैं समझा दूं कि प्ले बॉय साहब, अगर मियां नवाज शरीफ 150 पेशियां अदालत के अंदर भुगत सकते हैं ना, इंशाल्लाह वक्त आएगा तुम्हारे पे 1000 पेशियां भुगतवाने का वक्त आने वाला है। ठीक है सर, अच्छा हुआ आपने जेल की बाकी बातें नहीं बताई, इमरान खान बता देते हैं अगर इस जमाने में हो जाते हैं। मैं जरा शेख वकास साहब की तरफ आता हूं, आपने डरा दिया शेख साहब को, तो शेख साहब आपके पास भी 4 मिनट है, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा। नहीं, पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल नहीं डरा, ना मैं डरता हूँ। इनामुल्लाह नईम साहब मुझे जानते हैं, मैंने सारी जिंदगी बिल्कुल सर उठा के सियासत की है। मैंने लोग आम सियासी जमातों से इलेक्शन लड़ते रहे, मैं पाकिस्तान में सिर्फ कलअदम सिपाही साहब से इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, कलअदम जमातों से लड़ के उनको हरा के, और इसलिए मुझे वो डर खाला किसी का भी नहीं है। ये इनामुल्लाह नईम साहब भाई हैं, इनका बड़ा एहतराम है। जो दूसरी बात मैं आपको वाज़ेह बताना चाहता हूँ, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में इनके साथ हुआ, बिल्कुल मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ये ज्यादती हुई तो बिल्कुल गलत हुई, नहीं होनी चाहिए थी, और कोई भी इससे ठीक नहीं करता। वन रॉन्ग वोट मेक सेकंड राइट, इससे ये नहीं होता कि एक गलत हो गया तो दूसरा भी गलत होगा तो वो ठीक हो जाएगा। मैं एक चीज आपको
वकास बता भाई, मैं दूं। डरने की बात, आपके डरने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इनके हालात का पता चल जाएगा। ठीक है। मैं जहां तक रह गया इनाम भाई का, इनका एक अपना एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, ये मुझे तो बड़ा पर्सनल सा लग रहा है जिस तरह ये खान साहब के को वो कह रहे हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि वो खुद खुली किताब है, सबके सामने है, और जो चीज खुली किताब है, सबके सामने है, लोग समझ बूझ के उनको वोट देते हैं और उनके साथ चलते हैं। जबरदस्ती कोई भी नहीं चलता, ना मैं उनके साथ जबरदस्ती गया हूं, ना कोई और जबरदस्ती है। वो लोग जो शेल खाने के लिए गाड़ी के शीशे और बोनट पे लेट गए थे, वो भी कोई जबरदस्ती नहीं आए थे, वो भी माओ के बच्चे थे। जहां तक अब्दुल्ला गुल साहब ने ये कहा कि 100 मुकदमात की बात, आई डोंट नो वो इतनी रिसर्च इन्होंने कहाँ से की। यहाँ तो जो टीम है लॉयर्स की, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये बयान किया कि 94 मुकदमात है। अगर ये समझते हैं कि उन्होंने झूठ बोला तो कह दें इनकी मुखालिफ पार्टी को जाएं और जाके उसको रिबट कर दें वहां कोर्ट में। कोर्ट में झूठ बोलने पे वैसे भी बड़ी सख्त जो है वो एक्शन लिया जाता है, और इस पे कानून भी है। तो वकला ने बोला और उन्होंने कहा, और हम समझते हैं कि उन्होंने ठीक बोला। अगर ये समझते हैं कि गलत है तो प्रोग्राम रख लें, चैलेंज करने की इमरान खान को जरूरत नहीं है। हम अपने किसी मीडिया के बंदे को कहेंगे, वो इनके साथ बैठ के प्रोग्राम कर लेगा। तो फुले फुले से मैया मैया अल्लाह अल्लाह ते खैर चला। जहां तक इन्होंने लफ्ज जो है वो बेगैरती का इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बल्कि मैं पूरा जुमला नहीं कहूंगा, मेरे भाई हैं, इनके बुजुर्गों से मेरा बड़ा ताल्लुक था और इनसे भी मेरी बड़ी जो है वो न्याजमंदी है। मैं ये बताता चलूं कि इन्होंने कहा कि वादा खिलाफी असल में बेगैरती होती है। तो ये मेरे भाई ने अब्दुल्ला गुल साहब जी वादा खिलाफी को इतना सख्त इन्होंने कह दिया है कि वो बेगैरती है, तो फिर इस मुल्क के तकरीबन तमाम लीडरों को ही, चाहे आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते, वो तमाम फिर गैरत से आ रही हैं। फिर किसी में भी गैरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो किसी को यहाँ पे अपना वादा पूरा करते हुए कोई नहीं देखा, चाहे कोई सियासी लीडर था या चाहे कोई और लीडर था, बाद में आके बैठा आके बैठा। ये बात जहां तक फौज की बात है, फौज हमारी है, फौज का एहतराम है, फौज से मोहब्बत है, हमेशा रही है, रहेगी। वो इस मुल्क के मुहाफिज है, उनका दुख हमारा दुख है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर फवाद चौधरी ने बयान दिया, उसने क्लैरिटी से बता दिया। कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट को, और देखिए जब किसी को बहुत ज्यादा दीवार के साथ लगाया जाता है तो इंसान है, सेंटिमेंट्स है। अगर मियाँ नवाज शरीफ जैसे मेरे भाई है नामुल्ला न्याई साहब, वो कहते हैं कि वो सियासतदान है और बड़े सियाने आदमी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो वो गुजरांवाले के जलसे में खड़े होके जनरल बाजवा को 18 दफा पुकार सकते हैं, बेनजीर मोहतरमा के की पार्टी जो है वो टैंकों में बैठ के पाकिस्तान की बात कर सकती है, जो सियासी हैं, सो कॉल्ड सियासी हैं जो पाकिस्तान के, जो जिन और जो सेनेटर असेंबली में बैठे हैं, वो पाकिस्तान के पासपोर्ट फाड़ सकते सर हैं। आपके चार मिनट आपके पूरे हो गए सर। आपको एक मिनट सिर्फ, आपको याद है जरदारी साहब क्या कहा करते थे जी फौज सर, के बारे में, जिस जी सर, पाकिस्तान कहते थे कि मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ठीक है, फौज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ठीक नहीं है। ठीक है। ये माजी है। प्रोग्राम करें, मैं आपको बताऊंगा कि ये पार्टियों वाले क्या क्या इस फौज के बारे में कहते रहे हैं। मैं इस फौज का एहतराम, जिसने भी किया गलत किया, जो कल कर रहा था वो भी गलत था, जो आज है वो भी गलत है। जी जनाब, मैं आपसे भी कोई सवाल नहीं करूंगा, अब्दुल्ला गुल साहब क्या कहेंगे? 4 मिनट आपके पास भी है सर। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही, वो बिल्कुल टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट, यही अभी थोड़ी देर पहले पिछले सेगमेंट में शेख वकार साहब ने कही, और मैं एग्री करता हूँ उनसे कि अगर हमने इमरान खान साहब को इस कौम ने पसंद किया था तो इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने कुछ रूल सेट किए थे। उन्होंने बताया था कि मैं दूसरों की तरह नहीं होऊंगा, लेकिन ये कहाँ की बात है कि दूसरे ने मर्सिडीज़ ले ली तोशा खाना से तो मैंने घड़ी ले ली, और दूसरे ने जो है वो अदालत के ऊपर हमला कर दिया तो मैंने भी जो है वो 2-4 गाड़ियाँ जला दी। तो ये रवैये क्या मतलब हमने इसलिए किया था? तो फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो प्रीवियस रिजीम्स और मौजूदा जो एक बयानिया है उसमें फ़र्क क्या है? ये एक अहम बात है। दूसरी बात यह है कि जिसको चैलेंज किया जाता है उसी को चैलेंज किया जाता है। 94 मुकदमात का उन्होंने बोला, लेकिन जब अदालत ने सबूत मांगा उसका तो वो उन्होंने कहा कि हम बाद में देंगे। अगर होता तो वो उस टाइम पे दे देते, लेकिन बहरहाल चलें, वो पश्तो में मिसाल है, द गज़ द मैदान भी हाजिर है, गज़ भी है, नाप लेंगे पता चल जाएगा। ये तो मैंने आपको वो बताया है। बहरहाल इसके अलावा जो 2-3 बातें हैं वो बड़ी अहम हैं। देखें, बात यह है कि हमें ये देखना है कि हुकूमत ने जो मुकदमात कायम किए हैं वो 36 मुकदमात के अंदर से
मैं समझता हूँ उनमें ज़्यादातर जो हैं वो फ्रिवलस मुकदमात हैं, उनके ऊपर छानबीन ठोक बाजार वो नहीं की गई। जिस तरह अभी आपने अपना ब्रेक से पहले आपने बात कही कि हुकूमत क्या कर रही है, तो मैं तो यही आपको बता रहा हूँ कि ये तो सब एक करके अफवाज पाकिस्तान को उस मुकाम के ऊपर ला रहे हैं और ख़जाना खाली करके जा रहे हैं। तो ये क्या मकसद क्या है, इसको ये समझने की बड़ी ज़रूरत है। क्या वजह है कि आज बरतानिया के अंदर जो है वो खुली छूट दे दी गई है। क्या अगर बरतानवी यहाँ पार्लिमान के ख़िलाफ़ या कोई उनकी रॉयल फैमिली के हवाले से कोई मुज़ाहिरे पाकिस्तान में शुरू हो जाएं तो क्या ये अच्छा रद्द अमल होगा? तो ये यकीन रद्द अमल अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में हर मुल्क का एक तकद्दुस होता है, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी है, उसका जो है वो ख्याल करना चाहिए। ठीक। इसी तरीके से ट्विटर के ऊपर जिन लोगों के ब्लू टिक हैं और बाकायदा वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट समझी जाती है, उन लोगों को आखिर पकड़ने में क्या रुकावट है? ठीक। और जहाँ तक ये है